समाधि के ऊपर बाद के बहुत सारे राजाओं को, उसकी समाधि में बाद के बहुत सारे राजाओं को दफन कर दिया गया था। मतलब राजा थुतमोस था, उसको जहां दफन किया गया, जैसे हुमायूं का मकबरा भारत में बना हुआ है, उसके मकबरे में बाद के बहुत से दिल्ली के राजाओं को दफन किया जाता है। उसी प्रकार से थुतमोस नाम के राजा की समाधि में बाद के बहुत सारे राजाओं को दफन किया गया, इसलिए उसे राजाओं की घाटी कहा जाता है। वैली ऑफ किंग्स, राजाओं की घाटी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक महिला शासिका होती है। दुनिया में पूरे विश्व के इतिहास में उठा करके देखेंगे, पूरा इतिहास पढ़ लेंगे, कोई भी महिला इससे पहले शासिका नहीं हुई। मतलब इससे पहले किसी भी महिला के हाथों में शासन की बागडोर नहीं पहुंची है। वो थी हाथसेस्पुट। हाथसेस्पुट नाम की महिला जो थी, वो विश्व की प्रथम या मिस्र की प्रथम, मिस्र की प्रथम कह सकते हैं। और मिस्र से पहले कहीं पर न भारत में न कहीं पर, न ही यूरोप में कहीं पर भी महिला ने शासन नहीं किया था। हाथसेस्पुट पहली महिला, प्रथम महिला शासिका थी। एक राजा थे थुतमोस थर्ड, थुतमोस तृतीय। उनका, उनकी तुलना जो है फ्रांस के एक राजा है नेपोलियन बोनापार्ट, उनसे की जाती है। थुतमोस तृतीय की तुलना, थुतमोस दो तीन थे, उनकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है। एक राजा थे अम्होतप या इम्होतप थर्ड। इम्होतप थर्ड वो सूर्य के बहुत बड़े पुजारी थे, सूर्य भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करते थे। तो उन्होंने मतलब सूर्य में अधिक आस्था होने के कारण अपना नाम बदल लिया। नाम बदल लिया, हमने आपको सूर्य के नाम बताए थे। एक नाम था एटन रा, ये शब्द सूर्य को दर्शाता है, और पूरा नाम एटन रा। एटन रा, अमन रा, रा रे प्रा, इन नामों से सूर्य को जाना जाता था। तो एटन, सूर्य को एटन रा कहा जाता था। इसलिए अम्होतप जो है उन्होंने अपना नाम बदल लिया और नाम रख लिया अखनाटन। अखनाटन, ये सूर्य के प्रति आस्था थी इनकी, इस चीज को दर्शाता है, नाम बदल करके अखनाटन कर दिया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक इन्हीं की पत्नी थी, इन्हीं की पत्नी थी, उनका नाम पहले कुछ और होता है, बाद में वो भी जब राजा इनके जो पति होते हैं वो नाम बदलते हैं, तो ये भी अपना नाम बदल करके नेफरतिति कर लेती हैं। नेफरटिटी या नेफरतिति कर लेती हैं। ये रानी है, ध्यान रखिएगा। नेफरतिति कौन है? तो रानी है। नेफरतिति की प्रतिमा मिली, एक मूर्ति मिली है, जो कि आपका नेयू म्यूजियम बर्लिन में स्थित है। बस इतना ही है, इसमें और कोई विशेष महत्वपूर्ण तथ्य नहीं। फिर आएगा परवर्ती काल। परवर्ती काल भी बता देते हैं। परवर्ती काल मतलब लास्ट वाला टाइम, बाद वाला टाइम, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है। परवर्ती काल में होता क्या है, जो आपका मिस्र की सभ्यता थी वो चल रही थी, उसके बाद लीबिया, लीबिया के लोगों ने, लीबिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने। लीबिया का पठार पड़ता है ना पश्चिम में, पश्चिम हिस्से में इसके। इधर लाल सागर हमने बताया था, ये मिस्र है, इधर भूमध्य सागर है, इधर लाल सागर है, इधर लीबिया का पठार, इधर नील नदी के जलप्रपात, और ये बीच में मिस्र है। ये लाल सागर, ये लीबिया का पठार, ये नील नदी के जलप्रपात, और ये भूमध्य सागर है। तो लीबिया के यहाँ के जो लोग थे, इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर आक्रमण करके इसको अपने अधीन कर लिया, इसको अपने अंडर में कर लिया। मिस्र को लीबिया के लोगों ने अपने अधीन कर लिया, और लीबिया के लोगों का शासन होता है यहाँ पर आगे चल करके फारस के लोग जो थे। फारस मतलब ईरान, जहां पर मेसोपोटामिया सभ्यता थी, यहाँ के लोगों ने जाकर के इसके ऊपर आधिपत्य किया। पहले लीबिया वालों का आधिपत्य था, उसके बाद क्या हुआ, फारस के लोगों ने वहां पर अपना आधिपत्य जमा लिया। लीबिया वालों को बाहर कर दिया, खुद राजा बन गए वहां के। फिर क्या हुआ, आगे चल करके यूनान के मकदूनिया या मेसोडोनिया में एक राजा हुआ, सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसको कहा जाता है। वो विश्व विजय के प्लानिंग से बाहर निकलता है, सभी देशों पर आक्रमण करता हुआ निकलता है। तो जब सिकंदर की दृष्टि मिस्र पर गई, तो उसने देखा कि मिस्र पर फारस के निवासियों का शासन है। तो इसने क्या किया, मिस्र के ऊपर आक्रमण किया, और क्या किया, फारस वालों को, सिकंदर ने फारस वालों को बाहर, फारस वालों को हरा करके वहां से खदेड़ दिया, और अपना खुद का शासन वहां पर स्थापित किया, और अपने सेनापति टालमी, टालमी को वहां का राजा बना दिया। टालमी राजा बन गए, सिकंदर आगे बढ़ जाता है, भारत की तरफ चला आता है। टालमी पहले लीबिया वालों का शासन मिस्र पर आया, फिर फारस वालों का, फिर सिकंदर का शासन आया, और टालमी राजा बना। इसी वंश में आगे चल करके एक रानी होती है क्लियोपेट्रा, जो अपनी चतुराई, होशियारी और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इन्होंने 500 गधे पाल रखे थे, मतलब फीमेल गधे पाल रखे थे, उनके दूध से स्नान करती थी।
ताकि उनकी सुंदरता बरकरार रहे। बहुत काफी चतुर थी और योग्य भी थी, सुंदर भी थी। तो रानी जो है क्लियोपेट्रा, मिस्र की रानी, क्लियोपेट्रा मिस्र की रानी। आगे चल करके कई सारे यूरोपीय कलाकारों ने मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा के चित्र भी बनाए हैं। तो क्लियोपेट्रा यहाँ की रानी थी। आगे चल करके फिर क्या हुआ, रोम के राजा, रोम में एक राजा हुआ। जैसे यूनान में राजा हुए थे सिकंदर, वो बहुत महत्वाकांक्षी थे, वो विश्व को अपने अंडर में करना चाहते थे। उसी प्रकार से रोम में भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति का शासन होता है, उसका नाम था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर, उसने क्या किया, पहले तो मिस्र पर लीडिया वालों का शासन था, फिर फारस वालों का आया, फिर सिकंदर का आया। सिकंदर ने टालमी को राजा बना दिया, वो आगे बढ़ गया और बाद में क्लियोपेट्रा रानी हुई। और फिर रोम के राजा का ध्यान इसकी तरफ गया, जूलियस सीजर का ध्यान यहाँ पहुंचता है, और रोम के राजा जूलियस सीजर ने इसके ऊपर आक्रमण किया और इसको अपने अधीन कर लिया, अपने अधीन कर लिया, रोम के अधीन हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही चलता रहता। फिर 639 ईस्वी में इसको, मिस्र को अरब गणराज्य में सम्मिलित कर लिया जाता है। अरब गणराज्य में मिस्र को शामिल कर लिया गया और मिस्र की सभ्यता समाप्त हो गई। बस इतना ही है मिस्र। ठीक है, अब इनको लिख करके बता देते हैं। दो ही बच्चे हैं, एक है नवीन राजवंश, एक है परवर्ती राजवंश। नवीन राजवंशी काल और परवर्ती राजवंशी काल। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इसमें नवीन राजवंश आता है। नवीन राजवंश, इस युग को ध्यान रखिएगा, इस युग को साम्राज्य काल, द एज ऑफ एम्पायर कहा जाता है, एज ऑफ एम्पायर कहा जाता है। तुतमोस शासक की समाधि पर बाद में कई राजाओं की समाधियां बनी। तुतमोस नामक शासक की समाधि पर बाद में कई राजाओं की समाधि, बाद में कई राजाओं की समाधियां बनी, जिसके कारण उस स्थान को राजाओं की घाटी, जिसके कारण उस स्थान को राजाओं की घाटी, राजाओं की घाटी, द वैली ऑफ किंग्स, द वैली ऑफ किंग्स कहा जाने, द वैली ऑफ किंग्स, राजाओं की घाटी कहा जाने लगा। 800 फुट इतिहास की प्रथम महिला शासिका मानी जाती है। ये एक बार पूछा हुआ है, कभी भी पूछा जा सकता है। 800 फुट इतिहास की प्रथम महिला शासिका मानी जाती, 800 फुट इतिहास की प्रथम महिला शासिका मानी जाती हैं। तुतमोस तृतीय की तुलना फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है। तुतमोस तृतीय की
तुलना फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है। राजा नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है। अमहोतप तृतीय ने अपना नाम अखनाटन रखा था, इसको याद कर लीजिएगा। अमहोतप तृतीय ने सूर्य भगवान में आस्था होने के कारण अपना नाम अखनाटेन रखा। अपना नाम अखनाटेन रख लेते हैं। रानी नेफरतिति की प्रतिमा नेयू म्यूजियम बर्लिन में संग्रहित है। इसको याद कर लेना, ये रानी है, बस इतना याद करना है कि नेफरतिति क्या है, तो रानी है। रानी नेफरतिति की प्रतिमा नेयू म्यूजियम बर्लिन में संग्रहित। ये हो गया। अब आता है परवर्ती काल। हटा देते हैं इसको, परवर्ती काल बताते हैं। देखिए परवर्ती काल, परवर्ती काल, परवर्ती काल मतलब बाद वाला काल। इस समय मिस्र में लीबिया का आधिपत्य हो गया और आगे चलकर फारसी आधिपत्य हुआ। इस समय मिस्र पर लीबिया का आधिपत्य हो गया और आगे चलकर फारसी मतलब ईरानी आधिपत्य हो गया। आगे चल करके फारसी आधिपत्य मतलब ईरानी आधिपत्य हो जाता है। किंतु सिकंदर ने फारसी आधिपत्य को समाप्त कर अपना आधिपत्य कर लिया। परंतु सिकंदर ने फारसी आधिपत्य समाप्त कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। सिकंदर उनको भी हटा करके खुद राजा मतलब खुद का शासन स्थापित करते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति टालमी राजा। सिकंदर ने अपने सेनापति टालमी को राजा बनाया। सिकंदर का सेनापति जो है टालमी वो राजा बन जाता है। मिस्र की प्रमुख रानी क्लियोपेट्रा, इसको याद कर लेना, क्लियोपेट्रा कौन है। मिस्र की प्रमुख रानी क्लियोपेट्रा थी। प्रमुख रानी क्लियोपेट्रा थी
आगे चल करके रोम के शासक जूलियस सीजर ने मिस्र को अपने अधीन कर लिया। आगे चलकर रोम के शासक जूलियस सीजर ने मिस्र को अपने अधीन कर लिया। 639 ईस्वी में मिस्र अरब गणराज्य में बदल गया, कन्वर्ट हो गया। 639 ईस्वी में मिस्र अरब गणराज्य में बदल गए। मिस्र की सभ्यता समाप्त हो जाती है। बीच वाला समय जो मेन था, इधर का समय महत्वपूर्ण। हटा देते हैं इसको, आगे बताते हैं। अब आगे पहुंचते हैं यूनान की। कुछ मूर्तियां हैं, लिख देते हैं प्रमुख मूर्तियां। प्रमुख मूर्तियां। पहली मूर्ति है मैनकरे एंड हिज क्वीन। पहली है मैनकरे, जिनको मैकुरे कहते हैं, एंड हिज क्वीन, मैकुरे और उनकी रानी। फिर है मैनकरे ट्राइड। दूसरी है मैनकरे ट्राइड। तीसरी है बैठा हुआ लेखक, सीटेड स्क्राइब। फिर है, ये लूव्र संग्रहालय में है, ये लूव्र संग्रहालय पेरिस, लूव्र संग्रहालय पेरिस। फिर है 4 नंबर शेख अल बैलेट। कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं, मूर्तियों में कोई भी मूर्ति महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम लोग पहुंचते हैं यूनान की कला। यूनान की कला देखते हैं क्या है यूनान की। यूनान की कला लेंथी है थोड़ा सा, और उसका डिवाइडेशन भी थोड़ा कठिन है। यूनान की देखिए, यूनान की कला। यूनान को पुराने समय में हेलेनिक रिपब्लिक कहा जाता था। प्राचीन समय में यूनान को हेलेनिक रिपब्लिक कहा जाता था। और शुरुआत में इसका आधिकारिक नाम जो है, जैसे हम लोगों भारत का इंडिया है, वैसे ही इसका आधिकारिक नाम जो है हेलेनिक रिपब्लिक है। और पुराने समय में इसको हेलास कहा जाता था। पुराने समय में नाम है इसका, जो आधिकारिक नाम है, लिखा पढ़ी वाला नाम जो था, वो था हेलेनिक रिपब्लिक। और इसको पुराने समय में हेलास कहा जाता था। यहाँ के निवासी जो थे वो हेलेनिक कहलाते थे। यहाँ के निवासियों को हेलेनिक कहा जाता था। फिर आगे चल करके इसका नाम पड़ा यूनान। यूनान नाम पड़ा, और यहाँ के निवासियों को यवन कहा जाने लगा। मुगल काल में शाहजहां का जब राजा था, तो उसके समय में यूनान की जो सुंदर महिलाएं थी, उनके भित्ति चित्र बनाए गए थे, जिसको यवन सुंदरियों के चित्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसको, शाहजहां काल में बनाए गए थे। तो इसका आधिकारिक नाम हेलेनिक रिपब्लिक है। पुराने समय में हेलास कहा जाता था, और इसके लोग हेलेनिक कहलाते थे। हिंदी में इसको यूनान कहा जाता है, और यहाँ के निवासी यवन कहलाते हैं। अंग्रेजी में इसको ग्रीस कहते हैं। और ये ग्रीस शब्द जो है लैटिन शब्द ग्रेसिया से बना। ग्रीस शब्द लैटिन शब्द ग्रेसिया से बना है। और ग्रेसिया का अर्थ होता है द लैंड ऑफ ग्रीक्स, मतलब यूनानियों की भूमि।
यूनानियों की भूमि, उसको कहते हैं ग्रीक, मतलब यूनान। जैसे इंडिया को भारत कहा जाता है, उसी प्रकार से ग्रीस को यूनान कहते हैं हिंदी में। ध्यान रखिएगा इतना, हम पूरा शुरू से लेकर के अभी तक का बता दिए। शुरू में हेलेनिक रिपब्लिक इसका नाम था, आधिकारिक नाम। फिर हेलास कहा जाता था, हेलेनिक लोग कहलाते थे यहाँ के। हिंदी में यूनान कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रीस कहते हैं। ग्रीस शब्द लेटिन के ग्रेसिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लैंड ऑफ ग्रीक्स, मतलब यूनानियों की भूमि कहा जाता है। इन लोगों ने सौंदर्य पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, सुंदर दिखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा प्रयास किए गए, और इनकी सौंदर्य अभिव्यक्ति हमको चित्रकला में दिखाई नहीं पड़ती है। इनकी सौंदर्य अभिव्यक्ति वास्तुकला, मतलब भवन कला, भवन निर्माण कला और मूर्ति कला में दिखाई पड़ती है। इनकी जो सौंदर्य अभिव्यक्ति है वो वास्तुकला और मूर्ति कला में प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती है। सम्राट एक थे पेरिक्लीज, पेरिक्लीज नाम के राजा थे। उनके समय में ही आपके अरस्तु, सुकरात, प्लेटो ये सब हुआ करते थे, उन्हीं के समय में थे। उनका समय जो है, उनकी राजधानी थी एथेंस, एथेंस उनकी राजधानी थी। और उनका एक सपना था कि हम एथेंस जो हमारी राजधानी है उसको यूनान की रानी के रूप में देखेंगे, मतलब इसको इतना सजा देंगे जैसे रानी सजती है, उस प्रकार से। अब जब विकसित नहीं होगा तो पैसा उसी में चला जाएगा। आपके पास धन या पैसा नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हैं। इनका मेन उद्देश्य पेरिक्लीज का था एथेंस को यूनान की रानी के रूप में देखना, मतलब बहुत ज्यादा काम करवाया गया। मूर्तियां, अच्छे अच्छे भवन बनाए गए, भवनों में मूर्तियां स्थापित की गई। इस प्रकार से यूनान का विकास किया गया, एथेंस को डेवलप किया गया। और कहा जाता है कि सम्राट पेरिक्लीज के समय में यूनान का प्रत्येक तीसरा व्यक्ति मूर्तिकार। ध्यान रखिएगा इसको, पेरिक्लीज के समय में कहावत थी कि इनके समय हर तीसरा व्यक्ति, जितनी आबादी है उनमें हर तीसरा व्यक्ति मूर्तिकार है। जैसे 30,000 आबादी है तो 10,000 मूर्तिकार है, मतलब 1/3 हिस्सा मूर्तिकारों में, हर तीसरा व्यक्ति मूर्तिकार है, ऐसा कहा जाता है। यूनान की कला को 5 भागों में बांटा गया, 5 भाग किए गए। एजियन कला, जिसको कान से काल कहा जाता है या कान से कला, इसी में क्रीट माइसिनिया की कला आती है। एजियन कला। फिर है अंधकार युग, एजियन कला के बाद अंधकार युग आएगा। फिर आर्केइक युग आएगा, आर्केइक युग के बाद आएगा शास्त्रीय काल, और शास्त्रीय काल के बाद आएगा आपका हेलेनिस्टिक कला। हेलेनिस्टिक कला 5 भाग हो गए। एजियन कला, एजियन कला मतलब कान से कला। दूसरे नंबर पर है आर्केइक युग, तीसरे नंबर पर नहीं, दूसरे नंबर पर अंधकार युग, तीसरे नंबर पर आर्केइक युग, चौथे नंबर पर शास्त्रीय काल, 5वें नंबर पर हेलेनिस्टिक काल। अब देखिए हम बताते हैं एजियन काल जो है, एजियन कला, कान से कला, उसके कितने भाग किए गए हैं? 4 भाग किए गए। उसके 4 भाग किए गए, एक तो यूनान, दूसरा क्रीट, तीसरा साइक्लेडस। 4 भाग एजियन के, 4 भाग हैं। ध्यान रखिएगा, भाग के अंदर भाग है, बहुत मतलब विस्तृत है, थोड़ा सा मतलब एक प्रकार से जाल समझिए। तो शुरू में यूनान की कला के कितने भाग किए गए? 5 भाग किए गए। एक हो गया एजियन, दूसरा अंधकार, तीसरा आर्केइक युग, चौथा शास्त्रीय काल, 5वां हेलेनिस्टिक काल। अब एजियन काल के कितने भाग हैं? एजियन कला के 4 भाग किए गए। एक है यूनान की कला, दूसरा क्रीट की कला, तीसरा आपका साइक्लेडस, साइक्लेडस आर्ट, साइक्लेडस। और फिर चौथा है एशिया माइनर का पश्चिमी तट, एशिया माइनर का पश्चिमी तट। अब शास्त्रीय में जाते हैं, आर्केइक का कोई भाग नहीं, अंधकार का कोई भाग नहीं, हेलेनिस्टिक का कोई भाग नहीं। टोटल 5 भाग हैं, जिनमें से पहले वाले के 4 भाग कर दिए गए, और दूसरे तीसरे में कोई भाग नहीं किया गया। चौथे के फिर 3 भाग हैं। शास्त्रीय काल 3 भागों में, आरंभिक शास्त्रीय काल, उच्च शास्त्रीय काल और परवर्ती शास्त्रीय काल। ठीक है। फिर हेलेनिस्टिक काल का कोई भाग नहीं, 5वें भाग का फिर किसी भाग में नहीं बांटा गया है। फिर पहले वाले भाग में डिवाइडेशन हुआ। पहले वाले भाग में जो यूनान है उसकी कला को 3 भागों में बांटा गया है। एक है क्रीट की कला, दूसरी है साइक्लेडिस आर्ट, साइक्लेडस आर्ट, और तीसरी है माइसिनिया की कला, माइसिनिया की कला, जिसको हेलेडिक कहा जाता है। तो इसके 3 भाग ये फिर हो गए। फिर क्रीट की कला को बांटा गया, फिर क्रीट की कला को बांटा गया। कुछ लोग देखिए, क्रीट का राजा था एक मिनोस, मिनोस नाम का राजा था। उसी के नाम के आधार पर क्रीट को कहा जाने लगा मिनोन। तो मिनोस के आधार पर मिनोन काल या मिनोन, क्रीट की कला को मिनोन कला भी कहते हैं, मिनोन कला। और
इसको मिनोन काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके 3 भाग किए गए, आरंभिक मिनोन काल, मध्य मिनोन काल, परवर्ती मिनोन काल। आरंभिक, मध्य, परवर्ती मिनोन काल, ठीक है। कुछ विद्वानों ने इसके 4 भाग किए हैं। एक पूर्व प्रसाद युग, पूर्व प्रसाद युग, दूसरा प्रथम प्रसाद युग, तीसरा द्वितीय प्रसाद युग, चौथा परवर्ती, परवर्ती युग मतलब बाद वाला। तो क्रीट की कला के 4 भाग किए गए। फिर हम पहुंचेंगे माइसीनिया में। माइसीनिया के 3 भाग किए हैं, आरंभिक, मध्य, परवर्ती। आरंभिक, मध्य और परवर्ती, इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन है। डिवाइडेशन थोड़ा इसका तगड़ा है, तो उसका पहले हम ग्राफ बना के बता देते हैं। यूनान तो समझ में आया होगा क्या है, यूनान है क्या। तो इसका आधिकारिक नाम हेलेनिक रिपब्लिक था। इसको हेलास कहा जाता था, यहाँ के लोग हेलेनिक कहलाते थे। हिंदी में इसको यूनान कहते हैं। यहाँ के निवासियों को यवन कहा जाता है। अंग्रेजी में ग्रीस कहते हैं। ग्रीस शब्द लैटिन भाषा के ग्रेसिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मतलब यूनानियों की भूमि के नाम से जाना जाता है इसको। पेरिक्लीज के समय में प्रत्येक तीसरा व्यक्ति जो है वो मूर्तिकार हुआ करता था। इन्होंने सौंदर्य पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, जो कि हमें मूर्तिकला और वास्तुकला में प्रमुख रूप से दिखाई देता है। इसके 5 भाग किए गए हैं। यूनान की कला को 5 भागों में बांटा गया है। एक है एजियन कला, कांस्य कला जिसको कहते हैं, उसी में क्रीट माइसिन आता है। फिर अंधकार युग, तीसरा है आर्केइक युग, चौथा शास्त्रीय युग और 5वां आपका आता है हेलेनिस्टिक काल। तो 5 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब हम लिख देते हैं, फिर वो ग्राफ बना के पहले ग्राफ बता देते हैं फिर। देखिए यूनान, यहाँ लाइट यूनान, यूनान की कला, यूनान की कला के 5 भाग हैं। शुरू में 5 भाग, ध्यान दीजिए। यूनान की 5 भाग किए गए। नंबर 1 पर है एजियन या कांस्य कला, 1 नंबर है। दूसरा नंबर है अंधकार, अंधकार युग को होमर युग, वीर गाथा काल। होमर युग, होमर एक कवि थे जिन्होंने इलियड तथा ओडिसी नामक ग्रंथों की रचना की थी। इसमें कहानी बताएंगे आगे। तो इसको जानकी युग भी कहा जाता है। 3 नंबर पर है आपका, 3 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर अंधकार युग, 3 नंबर आर्केइक युग, 4 नंबर शास्त्रीय, 5 नंबर परवर्ती, नहीं परवर्ती नहीं, हेलेनिस्टिक, हेलेनिस्टिक काल या हेलेनिस्टिक काल। 5 भाग हो गए। अब इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग, आरंभिक, आरंभिक, शास्त्रीय काल, चरम, शास्त्रीय कला या काल, परवर्ती, परवर्ती शास्त्रीय कला, ये शास्त्रीय कला, ठीक है। इसको हेलेनिस्टिक का कोई भाग नहीं किया गया, इसका भी कोई भाग नहीं, इसका भी कोई भाग नहीं। यूनान की कला के 5 भाग हैं, 1 2 3 4 5, 5 भाग हो गए, जिनमें शास्त्रीय कला के 3 भाग किए गए। अब इसके देखते हैं कितने भाग हैं। तो इसके कितने भाग हो गए? 4, इसके 4 भाग। एक होगा यूनान, दूसरा क्रीट, तीसरा तीसरा साइक्लेडस, और ये पहला था, ये दूसरा था, पहला दूसरा, ये तीसरा है,
और ये चौथा है। चौथा होगा एशिया माइनर का पश्चिमी तट। ये हो गया, थोड़ा लंबा है इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं। फिर यूनान की कला, इसको फिर तीन भागों में बांटा गया है। इसको फिर तीन भागों में बांटा गया है। एक है क्रीट की कला, क्रीट या मिनोन। नंबर दो है साइक्लेडिक आर्ट। और नंबर 3 पर आएगा आपका हेलेडिक या माइसीनिया की कला। हेलेडिक या माइसीनिया की कला, ये हो गया। अब इसके 3 भाग किए, इसको पहले बताते हैं। इसके कुछ विद्वानों ने 3 भाग किए, कुछ ने 3 भाग किए हैं, कुछ के अनुसार 3 भाग। ठीक है, आरंभिक मिनोन काल। देखिए यहाँ अभी इसको बताएंगे। मिनोन काल, मध्य मिनोन काल, मध्य मिनोन काल। फिर है परवर्ती मिनोन, परवर्ती मिनोन। ठीक, कुछ लोगों ने या कर देते हैं इसको, या कुछ विद्वानों ने 4 भाग किए हैं। नंबर 1 पूर्व प्रसाद युग, नंबर 2 प्रथम प्रसाद युग, नंबर 3 द्वितीय प्रसाद युग, नंबर 4 परवर्ती। अब जो हेलेडिक है माइसीनिया, हेलेडिक जो है परवर्ती प्रसाद युग लिख देते हैं, परवर्ती प्रसाद युग कर देते हैं। अब देखिए ये माइसीनिया की कला जो है, इसके भी 3 भाग किए गए, इसके भी 3 भाग किए गए हैं। एक आरंभिक, एक मध्य और एक है अंतिम। अंतिम मतलब परवर्ती होता है। ये पूरा ग्राफ है यूनान की कला। यूनान की कला इतने में लिमिटेड है, ठीक है, इतना है, समझ लीजिए यूनान ये है और इतना फैला हुआ है। फिर कई कई भाग हुए हैं, जैसे यूनान की कला, आप समझिए इसको। यूनान क्या, हेलेनिक रिपब्लिक, ग्रीस कहते हैं अंग्रेजी, हिंदी में यवन कहा जाता है। हिंदी में यूनान कहते हैं और यहाँ के लोगों को यवन कहा। अब देखिए यहाँ की कला को 5 भागों में बांटा गया है। एजियन कला, कांस्य कला, अंधकार युग, आर्केयिक युग, शास्त्रीय काल और हेलेनिस्टिक कला। देखिए होता क्या है, यूनान में सभ्यता का प्रादुर्भाव सबसे पहले एजियन सागर में होता है। एजियन एक सागर है, एजियन समुद्र है, उसी के नाम के आधार पर इसको नाम दिया गया है एजियन एजियन कला या एजियन काल। एजियन काल या एजियन कला, क्योंकि जो भूमध्य सागर पड़ता है, भूमध्य सागर, पहले के समय में भूमध्य सागर का जो उत्तरी हिस्सा था उसको एजियन सागर के नाम से जाना जाता था। भूमध्य सागर के उत्तरी हिस्से में एजियन सागर था। तो अब एजियन सागर में छोटे छोटे द्वीप टापू फैले हुए, छोटे छोटे टापू फैले हुए थे। देखिए जो उत्तरी हिस्सा था उसे एजियन कहा जाता है, ठीक है। अब एजियन में कितने भाग हुए, यूनान, क्रीट, साइक्लेडस और एशिया माइनर का पश्चिमी तट। इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। साइक्लेडस क्या होता है, तो इस सागर में एजियन सागर क्या है, भूमध्य सागर का उत्तरी हिस्सा एजियन सागर कहलाता था पहले के समय में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इसमें छोटे छोटे द्वीप फैले हुए हैं, सागर में छोटे छोटे द्वीप फैले हुए हैं, उनको कहा जाता है साइक्लेडस, द्वीपों को साइक्लेडस कहा जाता है।
और यूनान खुद एक द्वीप है। यूनान एक द्वीप है, ये भी एक द्वीप है, ये भी एक द्वीप है, और ये भी द्वीप। ये छोटे छोटे कई द्वीपों को मिला करके बना है। क्रीट एक बड़ा सा द्वीप है। क्रीट जो है वो बड़ा सा द्वीप है। ठीक, अब देखते हैं कि यूनान में फिर कला कितने पार्ट हैं। तो नंबर 1 पर क्रीट जो है यूनान के तहत ही आता है। क्रीट जो है इसी यूनान के तहत आता है। तो क्रीट का राजा था एक मिनोस। क्रीट में पहुंचते हैं। क्रीट बड़ा सा द्वीप है, वहां पर एक राजा था जिसका नाम था मिनोस। उसी के नाम के आधार पर वहां का नाम पड़ गया मिनोन। मिनोन पड़ गया। तो क्रीट की कला या मिनोन कला एक ही चीज है। अब देखिए इसमें आरंभिक मिनोन काल, इसके क्रीट की कला के 3 भाग किए गए। आरंभिक मिनोन काल, मध्य मिनोन काल और परवर्ती मतलब बाद वाला मिनोन काल। ठीक है, ये 3 भाग हो गए। या कुछ विद्वानों ने क्या किया है, इसके 4 भाग कर दिए। पूर्व प्रसाद युग, मध्य प्रथम प्रसाद युग, द्वितीय प्रसाद युग और परवर्ती प्रसाद युग। यहाँ पर प्रसाद का मतलब है भवन। ध्यान रखिएगा, प्रसाद का मतलब होता है भवन। जैसे हम लोग पुराने समय में राजाओं का जो घर होता था, जिस महल में राजा रहते थे, उसको क्या कहा जाता था? राजप्रसाद। मतलब राजा का महल, राजा का भवन, मतलब जहाँ पर राजा रह रहा है उसको क्या कहेंगे? राजप्रसाद। तो प्रसाद का मतलब होता है भवन। इसको भवनों के आधार पर बांटा गया। अब इसको समझा देते हैं, लगे हाथ। देखिए, पूर्व प्रसाद, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले। ये वो काल है जिस समय क्रीट में बढ़िया भवन बनना शुरू नहीं। बढ़िया भवन मतलब अच्छे बड़े भयानक भवन बनना नहीं शुरू हुए थे। सुंदर भवनों का निर्माण इस काल में नहीं किया गया। मतलब एक कड़ी होती है विकास। शुरुआत में आप ऐसे ही काम, जैसे शुरू में आदिमानव घास फूस थी। पहले तो गुफा में रहता था, गुफा से बाहर निकला, फिर जंगलों में रहना शुरू किया, उसके बाद झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में रहना शुरू किया, गड्ढे खोद करके जमीन में रहा, उसके बाद कच्ची ईंटों के घर बनाए, फिर पक्की ईंटों के घर बनाए, पत्थर के घर बनाए। आज देखिए शीशा कांच के घर बने हुए, कांच के घर बने। तो शुरुआती दौर है। क्रीट में कैसे कैसे विकास हुआ? शुरू में क्या था? मनुष्य ने बर्तन बनाए, मूर्तियां बनाए, सब कुछ किया। भव्य भवनों का निर्माण नहीं किया, भव्य भवन नहीं बनाए गए हैं। तो ऐसा काल, जिस काल में कच्ची मिट्टी, कच्ची ईंटों के घर बनाए गए हों, बर्तन बने हो, मूर्तियां बनी हो, सब कुछ बना हो, लेकिन जो घर बने हैं वो कच्ची ईंटों के बने हैं, इसलिए उस काल को कहा गया पूर्व प्रसाद युग। मतलब भवन, भव्य भवन बनने से पहले का युग, पहले का समय, वो होता है पूर्व प्रसाद युग। ठीक है, फिर आता है प्रथम प्रसाद युग। ये वो युग था जिसमें बड़े बड़े अतिथिगृह, अतिथिगृह गेस्ट रूम, बड़े बड़े अतिथिगृह, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े राजाओं के महल बनना शुरू हो गए थे। इसलिए इसको कहते हैं प्रथम प्रसाद युग। मतलब पहला काल जिस काल में बड़े बड़े भवनों का निर्माण होना शुरू किया गया। प्रसाद मतलब भवन है। अगर प्रसाद शब्द समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रसाद सीधा समझिए भवन होता है। ये वो काल था जहाँ जो भवन बनने से पहले का है। ये प्रथम प्रसाद युग है। इसका मतलब है कि इस काल में भवन बनना, बड़े भवन बनना शुरू हो गए। पक्की मिट्टी, पक्की ईंटों से और पत्थर से भवन बनाना शुरू कर दिया गया था, महल बनना शुरू हो गए थे। इनमें महलों में अतिथिगृह होते थे, मंदिर होते थे, राजाओं के महल होते थे, ये सब बनते थे। उनके अलावा राजाओं के महलों में क्या किया जाता था? प्लास्टर कर दिया जाता था। दीवारों को हम लोग प्लास्टर करते हैं सुरक्षा के लिए, ताकि दीवार खराब ना हो, ईंटें खराब ना हो हमारी दीवार वाली। तो उसी प्रकार से दीवारों को प्लास्टर कर दिया जाता था। और जब प्लास्टर गीला रहता था तभी उस पर चित्र बना दिए जाते थे। प्लास्टर पर अगर चित्र बनाते हैं तो उसको भित्ति चित्र कहा जाता है, क्योंकि दीवार को भित्ति कहते हैं। और अगर दीवार पर हम कोई चित्र बना रहे हैं तो क्या कहलाएगा? भित्ति चित्र, भित्ति चित्र कहलाएगा। इससे पहले मिस्र में भित्ति चित्र बनाए गए। इससे पहले समाधि गुफा, समाधियां जो हैं उन पर चित्र बनाए गए हैं, तो वो भित्ति चित्र हैं। लेकिन वो चित्र कैसे बनते थे? जब प्लास्टर सूख जाता तब बनते थे, सूखे प्लास्टर पर। लेकिन इस काल में क्रीट में, ये पूछा जाता है, क्रीट में प्रथम प्रसाद युग में जब भवन बने, अतिथि गृह बने, मंदिर बने, तो उनमें प्लास्टर करके भवनों में चित्र भी बनाए गए। और प्लास्टर जब गीला था, ताजे प्लास्टर पर ही चित्र बना दिए गए, उनको कहा जाता है फ्रेस्को। मतलब फ्रेश, फ्रेश मतलब क्या होता है? ताजा। हम लोग सब्जी फल खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं? ताजे फ्रेश होने चाहिए। फ्रेश मतलब ताजा होना, ताजा। तो उसी फ्रेश से फ्रेस्को शब्द बना है। मतलब ताजे प्लास्टर पर, गीला ही होगा प्लास्टर, जब ताजा होगा तो गीला होगा, उस पर अगर चित्र बनाया जाए तो उसको फ्रेस्को कहा जाता है।
पूछा जाता है कि विश्व के प्रथम फ्रेस्को चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? क्रीट से प्राप्त हुए। किस काल में? प्रथम प्रसाद युग में, जब भवन बनना शुरू हुए थे, उनको सजाने का काम भी शुरू कर दिया गया। फिर पहुंचे द्वितीय प्रसाद युग पर। यहाँ भवन बनाए जा चुके थे, भवन बनाना शुरू हो गया, भवन बनना शुरू कर दिया गया था। अब हम पहुंचे यहाँ पर, तो कुछ समय के बाद क्या किया गया, अब जो पहले से बनाए गए पुराने हो ही जाएंगे, उनमें कहीं दीवार टूट गई, कहीं पर छत टपकने लगी, ये सब काम होने लगे, पुरानी हो जाएंगे हवेली तो खराब होना शुरू हो जाएगी, डेंटिंग पेंटिंग मांगने लगेगी, मतलब रिपेयरिंग का काम इस काल में किया, रिपेयरिंग की गई और नए भवन भी बनाए गए। ऐसा नहीं है कि केवल रिपेयरिंग की गई, नए भवनों का निर्माण नहीं किया गया, नए भी बने, इसके साथ साथ पुराने वालों का पुनः निर्माण भी किया गया, मतलब उनकी मरम्मत कराई गई जो टूट फूट गए थे उनकी। फिर आता है परवर्ती प्रसाद युग। ये वो काल था, लास्ट वाला काल। इस समय में क्या होता है, एक बर्बर जाति थी जिसका नाम था डोरिक जाति थी, जिसको डोरिक कहा जाता है। डोरिक जाति ने क्या किया, क्रीट पर आक्रमण, क्रीट पर आक्रमण कर दिया, क्रीट की सभ्यता को तहस नहस कर दिया। बर्बर थी, हमने एक शब्द लगा दिया है, बर्बर डोरिक जाति, मतलब वो क्रूर थी, बर्बर थी, आग लगा देती थी, आग लगा देती थी, कत्लेआम काट काट करके आदमियों को फेंक दिया जाता था। तो इस प्रकार से क्रीट की सभ्यता समाप्त हो जाती है परवर्ती प्रसाद युग में। जो भी चला यहाँ तक चला, और जब समाप्त हुई तो आ गया अंधकार युग, मतलब उन्होंने कला की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, वो अपने मतलब से मतलब रखते थे, बाकी कोई मतलब नहीं रखते थे, तो उसी को कहा जाता है अंधकार युग। ठीक है, इसी समय में कवि होते हैं होमर, उन्होंने इलियड तथा ओडिसी नामक ग्रंथों की रचना की। ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं, इसीलिए इस काल को होमर युग या वीर गाथा काल। ये कहानी जो है इलियड तथा ओडिसी हैं, दो ग्रंथ हैं, इनमें से एक में इलियड में राजा ट्राय का घेरा, ट्राय का वो दिखाया गया है, ट्राय नगर का घेरा, इसमें एथेंस और ट्राय वालों की लड़ाई होती है, इसकी कहानी वो आगे बताई जाएगी आप लोगों को। एक महिला के चक्कर में हुई थी, जैसे द्रौपदी के चक्कर में महाभारत हुआ, सीता के चक्कर में रामायण की लड़ाई हुई, उसी प्रकार से यहाँ भी एक हेलन थी, उनके चक्कर में ये सब लड़ाई हो जाती है। 10 साल तक लगातार लड़ाई होती है, मतलब बहुत ज्यादा रक्तपात हो जाता है। और इस समय वीर गाथा काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वीर पुरुषों की वीरताओं को दर्शाया गया है, लिखा गया है, तो वीर गाथा काल हो गया। अब इसके बाद अंधकार युग आया, इसी को जयंती युग भी कहते हैं। इस समय में काम नहीं किया गया, धीमे 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 100-200 साल के बाद काम होना शुरू हुआ था। जब उन लोगों को लगा कि हाँ थोड़ा बहुत हम भी करवाते हैं, तब उन लोगों ने काम शुरू करवाया। फिर आर्थिक युग आगे आता है, फिर उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म होके फिर से धीमे धीमे शुरू हुआ, फिर और उसका विकास हुआ, फिर पराकाष्ठा पर पहुंच गया। इसी समय यूनान की कला पराकाष्ठा पर पहुंचती है, चरमोत्कर्ष की अवस्था को प्राप्त करती है, क्योंकि बीच में जो गड़बड़ हुआ था, धीमे धीमे सुधार होते होते यहाँ अच्छे राजा हुए और उन लोगों ने भरपूर विकास किया, अच्छे अच्छे विद्वान हुए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, पाइथागोरस, थेलीज, ये सब यही इसी काल के थे, शास्त्रीय काल के थे। इसके 3 भाग हैं, आरंभिक और चरम और परवर्ती। इसी काल में क्या होता है, परवर्ती काल में एक राजा हुआ सिकंदर, अभी नाम ले रहे थे उसका। सिकंदर क्या करता है, जैसे यूनान, आप अपने घर में रह रहे हैं, तो जब तक आप अपने घर में रहेंगे बाहर वाला कोई नहीं जानेगा आपको। जब आप चलने फिरने लगेंगे, बाहर के समाज में जाएंगे, तो लोग आपसे परिचित होंगे, आपकी बोल चाल को पहचानेंगे कि सही बोल लेते हैं कि नहीं बोल लेते हैं, व्यवहार कैसा है आपका, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं। जब लोगों से घुले मिलेंगे तभी तो पता चलेगा आपका नेचर कैसा है, आप क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद है आपको। तो जब सिकंदर यूनान का राजा था, उसने विश्व विजय का अभियान चलाया कि हम विश्व विजेता बनेंगे। वो बाहर निकला, यूनान के बाहर इससे पहले कोई नहीं निकला, तो यूनान के बाहर निकला, उसने क्या किया, इधर उधर के देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब जब आप दूसरे देश में जाकर के आक्रमण करेंगे, तो आपके यहाँ के पैसे, सिक्के, ये सब चीजें पहुंचेंगी, औजार पहुंचेंगे, आपके यहाँ तलवार पहुंचेगी, आपकी ढाल पहुंचेगी, कपड़े पहुंचेंगे, आपके सब चीजें बाहर पहुंची। लोगों ने देखा कि हम लोग सादा पहन रहे हैं, ये लोग बहुत अच्छा पहन रहे हैं, हम लोग कपड़े सादे पहन रहे हैं, तलवार हमारी सादी, इनकी नक्काशीदार तलवार है, ज्यादा धार भी है, नक्काशी भी, उस पर आकृतियां भी बनी हुई है, इनके पैसों पर अच्छे अच्छे चित्र बने, हमारे पैसे पर कुछ नहीं बना हुआ, सादे चलते हैं, हमारे पैसे सादे ही चलते हैं। तो जब यूनान से बाहर सिकंदर निकला, तो यूनान की चीजें बाहर पहुंची,
बाहर पहुंची तो बाहर वाले उससे प्रभावित हुए कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, बताइए इनके यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम भी इनके जैसा काम करवाएंगे। और फिर बाहर के देशों में यूनान की कला का प्रचार प्रसार इस तरीके से, जब सिकंदर बाहर निकला तो बाहर के देशों में यूनान की कला का प्रचार प्रसार हो गया। और सिकंदर वापस लौट करके जब यूनान जा रहा था, उसके बाद लोग पहुंचे भी यूनान, तो लोग बाहर गए, बाहर की चीजों को देखे थे। वैसे वो यूनान में लिमिटेड थे, तो यूनान जानते थे कि यही सब कुछ है, सब जगह यही हो रहा होगा। और बाहर वाले जानते थे कि जैसे हम रह रहे हैं वही वैसा ही सब जगह होगा। तो जब ये लोग बाहर पहुंचे तो बाहर वालों ने इनसे सीखा, और जब ये लोग बाहर गए तो इन्होंने बाहर वालों से भी सीखा कि बाहर भी कुछ चीजें हैं। तो हेलेनिस्टिक वह काल है जिस इसका मतलब होता है कि यूनानियों से प्रभावित सभ्यता, जो यूनानी प्रभाव बाहर सिकंदर के जाने से फैला था, वही हेलेनिस्टिक काल है। सिकंदर की मृत्यु के समय से लेकर के 30 या 31 ईसा पूर्व तक ये काल चला। ठीक है, ये हो गया। फिर और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, सबका डिवाइडेशन है, बाकी किसी में कुछ नहीं पूछा जाता है। ये जो माइसीनिया की कला है, इसमें यहाँ पर पहुंचते हैं। ये इसमें आरंभिक मध्य में कुछ नहीं है, आरंभिक मध्य छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है इस समय में क्या था। और हाँ, एक चीज और बता देते हैं, ये साइक्लेडिक आर्ट, साइक्लेडिक आर्ट इसमें बता देते हैं। साइक्लेडिक जो है वो छोटे छोटे द्वीप जो फैले थे उन्हीं को साइक्लेडिक कहा जाता, उन्हीं को साइक्लेडिक कहा जाता था। जो एजियन सागर में छोटे छोटे द्वीप फैले हुए थे उनको साइक्लेडिक कहा जाता था। वहां के लोग सिरेमिक में बहुत काम करते थे, मतलब मिट्टी और ग्राग, ग्राग होती है राबिस, उन दोनों को मिला करके बर्तन बनाते या मूर्ति बनाते थे, फिर उसको पका देते थे हाई वोल्ट, मतलब हाई टेम्परेचर, ज्यादा तापमान पर 1200 से 1400 डिग्री टेम्परेचर पर पका दिया जाता था उसको। और जब वो पक जाता था तो उसका यूज करते थे फिर। तो ये लोग सिरेमिक में एक्सपर्ट थे, सिरेमिक की चीजें, यहाँ के लोग सिरेमिक की चीजें बनाने में एक्सपर्ट थे। और विशेष रूप से क्या बनाते थे सिरेमिक से, तो ये बनाते थे शमशान में प्रयोग की जाने वाली चीजें, घरेलू उपयोग में जैसे किचन में जो सामग्री यूज होती है उसको बनाते थे। इनमें से बनाई गई किचन वाली सामग्रियों में फ्राइंग पैन्स महत्वपूर्ण, जिसमें फ्राई, जिसको हम लोग फ्राईडान कहते हैं, सीधा समझिए, जिसको फ्राई करने, किसी चीज को फ्राई करने के लिए यूज किया जाता है, वही बर्तन इन लोगों के द्वारा प्रमुख रूप से बनाया गया। इसके अलावा इन्होंने संगीतकारों और डांस करने वाले नटों, जो नर्तक होते हैं, उनकी खूब प्रतिमाएं बनाई, संगीतकारों और नटों, नर्तकों की खूब प्रतिमाएं बनाई इन लोगों ने। बाकी इसमें पहुंचते हैं तो इसमें इन दो कालों से देखिए, ये तो हम बता ही दिए, ये वाला काल हो गया पूरा, ये वाला काल हो गया। इसको भी बता दिए, तीन भाग इसको भी बता दिए। ये बहुत लंबा है, इसको बाद में बताएंगे आगे चल करके, जब एथेंस हुआ तो उसके बाद बारे में बताया जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं है अभी, इसमें भी कुछ नहीं है, और इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। माइसीनिया में पहुंचते हैं तो इसके तीन भाग हैं, आरंभिक, मध्य और अंतिम। इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें देखते हैं। इस समय क्या था, जो राजा राजकुमार होते थे, राजा या राजकुमार जो होते थे, उनकी समाधियां बनाई जाने लगी। इससे पहले राजाओं की, राजकुमारों की समाधियां नहीं बनती थी, मरे दफन कर दिया गया, खेल खत्म। लेकिन बाद में क्या हुआ, अंतिम समय तक जाते जाते अगर कोई राजा या राज परिवार का व्यक्ति या राजकुमार मर जाता था तो उसको दफन किया जाता था, बाद में उसके ऊपर, उसकी कब्र के ऊपर कुछ बना दिया जाता था समाधि जैसा, ताकि पता चलता रहे कि ये फला, उसके ऊपर लिख भी दिया जाता था कि ये फला राजकुमार, फला राजा, फला रानी की समाधि है। ठीक है, तो यहाँ पर समाधियां बनना शुरू हो गई, यहाँ शुरू हुई अंतिम युग में माइसीनिया में, जिनको कहा जाता था बिहाइव टाम्ब, बिहाइव टाम्ब, टाम्ब समाधि ही होता है, टाम्ब मतलब समाधि। तो बिहाइव टाम्ब कहते थे, राजा या राजकुमारों की समाधियों को बिहाइव टाम्ब कहते थे, इस काल में बनाई गई हैं। और 9 बिहाइव टाम्ब माइसीनिया से मिली, 9, 9, 9 10 जो होता है, 9 बिहाइव टाम्ब मतलब 9 समाधियां माइसीनिया से मिली हैं। जिनमें से एक समाधि है वो फेमस है, जिसको कहते हैं ट्रेजरी ऑफ आट्रस, ट्रेजरी ऑफ आट्रस कहा जाता है। ये हो गया, ठीक है। अब इसको लिख करके बता देते हैं। उनमें से ये लोग जो भवन बनाते थे उनका प्रवेश द्वार भी बनाया करते थे, एंट्री गेट, एंट्री गेट जो प्रवेश द्वार होता है उसको भी बनाया करते थे। ये इतना डिवाइडेशन है, थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मेन 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 देखिए पूछा कहाँ से जाता है, यहाँ से होमर वाला पूछा जाता है कि
होमर के ग्रंथ कौन से? तो इलियड, ओडिसी, बाकी किसी चीज से मतलब यहाँ पर भी कुछ नहीं। आर्किक मुस्कान के लिए जाना जाता है। आर्किक काल में जो मूर्तियां बनाई गई उसमें मुस्कान दिखाई गई है, मतलब सभी मूर्तियां मुस्कुराती हुई बनाई गई। ज्यादातर चीजें यहाँ की हैं, यहीं से कलाकार पढ़ना आप शुरू करेंगे। यहाँ चीजें महत्वपूर्ण है, यहाँ चीजें तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता है। यहाँ क्रीट में पहुंचेंगे हम तो देखिए यूनान के बारे में जो बताएंगे उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब नहीं पूछा जाता है, उधर ही पूछा जाता है। इसमें होमर बता दिए हैं, ये दो विशेष रूप से पढ़ने होंगे। इसमें ये मुस्कान के लिए जाना, आर्किक जो है मूर्तियों की मुस्कान के लिए जाना जाता है। इसमें होमर रहे, होमर के ग्रंथ याद करने हैं। इसमें क्रीट के बारे में देखना है, क्रीट को मिनोन कला भी कहते हैं। क्रीट में प्रथम फ्रेस्को चित्र, दुनिया के पहले फ्रेस्को चित्र, गीले प्लास्टर पर बनाए गए चित्र, भित्ति चित्र सबसे पहले क्रीट में मिले थे, ध्यान रखिएगा इसको। कांस्य काल के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि इसी समय ब्रॉन्ज धातु की खोज हुई थी भारत में भी, और सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी भारत में। यहाँ पर कांसे की खोज होती है, नई धातु है, मिश्रित धातु थी कांसे। कांस्य काल के अंतर्गत इसको रखा जाता है। और बाकी ये द्वितीय प्रसाद युग जो है इसमें एक चीज और है, इसमें एक चित्र मिला है बुल जम्पर का, बुल जम्पर का चित्र मिला है। और नासोस पड़ता है, नासोस क्रीट में एक स्थान है जिसका नाम है नासोस। नासोस के राजमहल से एक स्त्री की प्रतिमा मिली है जिसके सांप के आकार में दिखाया गया है। उसको माना जाता है कि ये नागों की देवी, नागों की देवी मतलब नाग देवी, नाग मतलब स्नेक और देवी मतलब गॉडेस। गॉड मतलब ईश्वर मेल, गॉडेस मतलब फीमेल ईश्वर, ठीक है। तो यहाँ के इस काल में द्वितीय प्रसाद युग, हालांकि ये सब नहीं पूछा जाएगा कि किस प्रसाद युग में है, हमने पूरा बता दिया है, वर्गीकरण विभाजन पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज्यादा कोई विभाजन नहीं है, इसके आगे है भी नहीं कुछ, ठीक है। अब देखिए यहाँ बुल जम्पर के का चित्र मिला है, चित्र, और नासोस के राजमहल से स्नेक गॉडेस, स्नेक गॉडेस मतलब नाग देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और बाकी नहीं पूछा जाता है यहाँ से। वही फ्रेस्को चित्र, नाग देवी की प्रतिमा, यहाँ बिहायु टाम्ब और ट्रेजरी ऑफ आट्रस ये हो गए, इतना है। बाकी इनके दो के बारे में तो बताया जाएगा क्योंकि ये लेंथी है, काफी लेंथी है, कई सारे कलाकार भी। क्या बा? देखिए यूनान के बारे में बताते हैं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नाम भी बहुत अटपटे लगेंगे, जब लड्डू खा ले। बहुत बार पढ़ने वालों को लगते रहते हैं इनके नाम अटपटे, और नाम अटपटे हैं भी क्योंकि हम हाँ राम भरत ये सब पढ़ने की आदत है, बाबा सीताराम, राजा राम, चंद्रशेखर, यहाँ पर नाम जहाँ देख रहे हैं कैसे हैं, सब तो मीठा थोड़ा मीठा नाम अटपटे हैं। बाकी जिस दिन नाम आपको पढ़त याद हो लेकिन तो जाए बहुत है कठिन भाई। नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अरे और बिन्नैया अपने देखे यहाँ की हो कला बाबू। में विवाद बहुत है कि ये सही करें कि ये सही करें, चार चार लोग ये यहाँ ऐसा कुछ नहीं मुजरा है। नहीं चल रहा यहाँ भाई। का इतिहास जो है सॉलिड, यहाँ का इतिहास सॉलिड है क्योंकि यहाँ के लोगों के द्वारा लिखा गया है। हाँ हम लोगों का जो इतिहास था, हमारे लोगों के द्वारा लिखा गया था, वो नष्ट किया जा चुका है। अब उस इतिहास को दूसरे लोगों ने अपने हिसाब से लिखा, तो उनको जैसा अच्छा लगा उन्होंने लिखा, हमको नीचा दिखाया, अपने को ऊंचा दिखाया, उस हिसाब से आज हम लोग पढ़ रहे हैं। जो भी अपने अनुमान से लिख दिया वही पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ नाम के अलावा कुछ कठिन नहीं, ठीक है। नाम जिस दिन याद कर लिए, और कुछ जैसे अभी प्रसाद आ रहा था, प्रसाद तो प्रसाद मतलब भवन होता है, भवन याद होना चाहिए, बस उसी के आधार पर डिवाइडेशन किया गया है यहाँ की कला का। जब भवन नहीं बने थे तब, बनना शुरू हुए तब, और जब बने और रिपेयरिंग भी की गई तब, और बाद में जब किसी बाहर वालों ने आकर के मार के भगा दिया इन लोगों को और दूसरे लोगों ने शासन स्थापित कर लिया, वो काल परवर्ती काल कहा जाता है। देखिए यूनान की कला, यूनान यूनान के बारे में जो लिख रहे हैं कोशिश करिएगा कि याद हो जाए ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे बहुत नाम आएंगे, ग्रीस, ग्रीक, तो उससे फिर आपको समस्या क्रिएट होगी, उत्पन्न होगी आपके लिए समस्या कि ये ग्रीस क्या है, पता होना चाहिए ग्रीस क्या है, यूनान क्या है। यूनान का आधिकारिक नाम
हेलेनिक रिपब्लिक। यूनान का आधिकारिक नाम हेलेनिक रिपब्लिक है। प्राचीन समय में इसे हेलास कहा जाता था और यहाँ के निवासी हेलेनिक कहलाते थे। प्राचीन समय में इसे हेलास कहा जाता था और यहाँ के निवासी हेलेनिक्स कहलाते थे। यहाँ के निवासी हेलेनिक कहलाते थे। यहाँ के निवासी हेलेनिक कहलाते थे। हिंदी भाषा में यह क्षेत्र यूनान कहा जाता है। हिंदी भाषा में यह क्षेत्र यूनान कहा जाता था तथा यहाँ के निवासी यवन कहलाते थे। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडियन कहलाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ के लोग जो हैं यवन कहलाते हैं। यूनान को अंग्रेजी भाषा में ग्रीस कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के ग्रेसिया से उत्पन्न हुआ है। यूनान को अंग्रेजी में ग्रीस कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के शब्द ग्रेसिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है द लैंड ऑफ ग्रीक्स, अर्थात यूनानियों की भूमि, अर्थात यूनानियों की, जहाँ पर यूनानी रहेंगे उसको लैंड ऑफ ग्रीक्स कहा जाएगा। यूनानियों की सौंदर्यात्मकता का परिचय मूर्तिकला व स्थापत्य कला में मिलता है। यूनानियों की सौंदर्यात्मकता का परिचय वास्तुकला तथा मूर्तिकला में मिलता है। सौंदर्यात्मकता का परिचय वास्तुकला तथा मूर्तिकला में मिलता है। कहा जाता है कि सम्राट पेरिक्लीज के समय में प्रत्येक तीसरा व्यक्ति मूर्तिकार था। कहा जाता है कि सम्राट पेरिक्लीज के समय में प्रत्येक तीसरा व्यक्ति मूर्तिकार, हर तीसरा व्यक्ति मूर्तिकार था इनके समय में। यूनानी मूर्तिकला का 90% भाग देवी देवताओं से संबंधित है। यूनानी
मूर्ति कला का 90% भाग देवी देवताओं से संबंधित है। अब यूनानी कला के भाग देखते हैं, कितने भागों में बांटा गया है यूनानी कला। यूनानी कला को 5 भागों में बांटा गया है। पूरा जो यूनान है, यूनान की कला को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एजियन कला, कांस्य काल। नंबर 2 अंधकार युग या होमर युग या ज्यामितीय युग है यही। नंबर 3 आर्केइक युग। नंबर 4 शास्त्रीय काल। नंबर 5 हेलेनिस्टिक कला। 5 भागों में बांटा गया है। यूनान में सभ्यता का जन्म सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व में स्थित एजियन प्रदेश में हुआ। यूनान में सभ्यता का जन्म सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व में स्थित एजियन प्रदेश में हुआ था। एजियन प्रदेश में हुआ था। एजियन समुद्र पूर्व में भूमध्य सागर का उत्तरी भाग था। एजियन समुद्र पूर्व में मतलब पहले भूमध्य सागर का उत्तरी भाग था। पूर्व में भूमध्य सागर का उत्तरी भाग था। इसके मध्य में असंख्य छोटे, एक सेकंड ब्लर नहीं है, एक सेकंड हम सही कर रहे हैं। सही हो गया। इसके मध्य में असंख्य छोटे बड़े द्वीप। इसके मध्य में असंख्य छोटे बड़े द्वीप हैं। भौगोलिक दृष्टि से इस प्रदेश को 4 भागों में बांटा जा सकता है। भौगोलिक दृष्टि से ये एजियन वाला जो देश है, भौगोलिक दृष्टि से इस प्रदेश को चार भागों में बांटा जा सकता है। भौगोलिक दृष्टि से इस प्रदेश को 4 भागों में बांटा जा सकता है। 4 भाग कौन कौन से हैं लिख देते हैं इसी में। यूनान, क्रीट, साइक्लेडस नंबर 1,
यूनान, नंबर 2 क्रीट, नंबर 3 साइक्लेडस, नंबर 4 एशिया माइनर का पश्चिमी, एशिया माइनर का पश्चिमी तट। ये 4 भाग किए गए। बता देते हैं इसको, आगे देखते हैं। आगे एजियन सभ्यता की खोज का श्रेय हेनरिक स्लीमन को जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। एजियन सभ्यता की खोज का श्रेय हेनरिक स्लीमन को जाता है। इनके बाद खोज का कार्य आर्थर इवांस ने किया। इनके बाद खोज का काम जो है आर्थर इवांस के द्वारा किया जाता है। क्रीट का राजा मिनोस था, जिसके आधार पर क्रीट की सभ्यता को मिनोन सभ्यता भी कहा जाता है। इसको भी याद कर लेना। क्रीट का राजा मिनोस था, जिसके आधार पर क्रीट की सभ्यता को मिनोन सभ्यता भी कहा जाता है। क्रीट की सभ्यता को मिनोन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यूनान में 3 सभ्यताएं प्रमुख थी, साइक्लेडिक, मिनोन या क्रीट की सभ्यता। यूनान में 3 सभ्यताएं प्रमुख थी। नंबर 1 साइक्लेडिक बताते हैं। साइक्लेडिक सभ्यता। नंबर 2 क्रीट या मिनोन सभ्यता। नंबर 3 एलेडिक या मायसीनिया की सभ्यता अथवा कला। मायसीनिया की सभ्यता, एलेडिक या मायसीनिया की सभ्यता। ये हो गए आपके फिर से 3 भाग। अब आता है साइक्लेडिक सभ्यता। हटाते हैं, देखते हैं क्या है। साइक्लेडिक बताए थे अभी, समुद्र के किनारे बिखरे हुए छोटे छोटे द्वीपों को साइक्लेडिक कहा जाता था। साइक्लेडिक सभ्यता देखते हैं। साइक्लेडिक सभ्यता, ये लोग घरेलू सामग्री और शमशान की सामग्री को सेरेमिक में खूब अच्छी तरह से बनाते थे। एजियन समुद्र के किनारे बिखरे हुए छोटे छोटे द्वीपों को साइक्लेडस कहा जाता है। एजियन
समुद्र के किनारे बिखरे हुए छोटे छोटे द्वीपों को साइक्लेडस कहा जाता है। बिखरे हुए छोटे छोटे द्वीपों को साइक्लेडस कहा जाता है। यहाँ के लोगों ने सेरेमिक के घरेलू उपयोग एवं शमशान में प्रयोग, यहाँ के लोगों ने सेरेमिक के घरेलू उपयोग एवं शमशान में प्रयोग होने वाली घरेलू उपयोग एवं शमशान में प्रयोग होने वाली सामग्रियों का निर्माण किया। होने वाली सामग्रियों का निर्माण किया, जिनमें फ्राइंग पैन्स, जो हैं वो प्रमुख हैं। यहाँ से संगीतज्ञों एवं नटों की संगमरमर की मूर्तियां मिली हैं। यहाँ से संगीतज्ञों एवं नटों की संगमरमर की मूर्तियां मिली हैं, जिनमें वीणा वादक इसको अंग्रेजी में कहते हैं हार्प की प्रतिमा प्रमुख है। हार्प की प्रतिमा मेन है। अब आता है क्रीट की कला। क्रीट की कला कल पढ़ाई है, आज इतना ही पढ़ाएंगे, कल क्रीट की कला बताई जाए।